सेक्टर, आई हैव बीन देयर इन टू बटालिक सब सेक्टर, जहां सबसे पहले जो इन्फिल्ट्रेटर्स है वो सामने आ गए थे। जो प्रीमियर टास्क आपको दे दिया गया था वो क्या था? मैं 9 स्क्वाड्रन एयरफोर्स से था, वुल्फ पैक करके बोलते हैं। तो हमारे जो 4 जांबाज पायलट थे, हमें ये टास्क दिया गया था कि उस एरिया में एक उनका कैंप में बहुत सारा सप्लाई एंड आर्मेंट एम्यूनिशन है, तो हमें उनको डिस्ट्रॉय करना था। तो उस सिलसिले में हम लोग रॉकेट्स एंड बॉम्ब्स लेके आए थे, और हमारा उद्देश्य था कि आधे घंटे के सॉटी में हम चारों को उस सप्लाई कैंप को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना था। और जब आपको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया, जब आपका विमान जो है वो उस टेरिटरी में गिर गया विच वाज दैट टाइम इन कंट्रोल ऑफ इंट्रूडर्स, तब उसके बाद आपके साथ जो व्यवहार किया गया उन लोगों की तरफ से, और आपके दिमाग में वो क्या चल रहा था? देखिए, जो लड़ाकू जहाज के अंदर जो पायलट बैठता है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है कि मैं जहाज के अंदर हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है। लोग हैं ये चलो ठीक है। कल होगा तो यहाँ पर फ़िलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति से, जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शहीद जवानों को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और जाहिर तौर पे ये वो मौका होता होगा हमारे देश के जवानों के लिए जब उन्हें प्रेरणा मिलती होगी उन शहीदों से जिन्होंने जान न्यौछावर कर दी हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की अस्मत के लिए। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ जहाँ पे इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के बाद अब यहाँ से जाते हुए, तो वहीं पर हमने देखी हैं तस्वीरें द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल से भी, जहाँ पर आज शहीद जवानों को याद किया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हूण, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल, और कारगिल के द्रास से संवाददाता नसीर अहमद हमारे साथ हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ हैं प्रणय उपाध्याय। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं सबसे पहले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल PN हूण और कर्नल अनिल कौल, बधाई भी आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगी आज के दिन, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी भर उस मिशन से जुड़े रहे, एक ऐसा मिशन जो कि देश की हिफाजत, देश की अस्मत और देश के झंडे को हमेशा ऊपर रखने के लिए काम करता रहा, हमारी हिफाजत के लिए काम करते रहे।
ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हूँ, सबसे पहले आज के दिन कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारगिल को जो हुआ है वो हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने सियाचिन ग्लेशियर लिया था तो ये कहते थे कि हीरो ऑफ सियाचिन ग्लेशियर जनरल हून आ गए। नहीं, मैं नहीं था, मैं उनके साथ था। और अगर वो हम जीते हैं तो वो बाना सिंह कल मेरे साथ था, परमवीर चक्र और बाकी जो जवान हैं जो कि आज और पहले भी अपने जान देने के लिए हैं इस मुल्क के लिए। मैं कहता हूं कि कारगिल का जो मसला है वो क्यों उठा। सबसे पहले तो ये 1999 की बात है जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और नवाज शरीफ आया था इनको मिलने के लिए। आपको पता है कि उसके बाद मुशर्रफ आया और इसने कुछ ना कुछ उठा के और अगले दिन शुरू कर दिया। और ये गलती हमारी भी है कि ये रिज जो है जो कारगिल का है हिस्सा बनता है और यहाँ से हमारी सड़क जाती है, ऊपर कारगिल का हिल है। अब इसको हम पेट्रोल करते थे, जब हम थे तो हम पेट्रोल करते थे, लेकिन आस्ते आस्ते मुझे अफसोस है कि ये पेट्रोलिंग नहीं हुई, नहीं तो हम पकड़ सकते थे। लेकिन मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे जवान हैं वो पेट्रोल करते थे, लेकिन ये बकरवाल के बन के ये भेड़ों को लेके और ऊपर आते थे तो पता नहीं लगता कि कौन है, हमारा है जो है। तो आस्ते आस्ते ये हो गया और इसने जाके फिर आपने देखो क्या किया। इन्होंने उधर अपने पहले ही इन्फिल्ट्रेटर्स इन्होंने भेज दिए थे जो कि आज भी आ रहे हैं, ये ISIS के हैं। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है गवर्नमेंट के लिए सोचने के लिए कि आगे क्या होना है। तो ये आगे हमने नहीं सोचा था, ये इन्फिल्ट्रेट करके आ गए, उधर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो नीचे से हमारा अटैक भी शुरू हो गया। और जिस वक्त ये अटैक शुरू हुआ तो ये बिल्कुल ऐसी चढ़ती पहाड़ी है कि रॉक क्लाइंबिंग हो जाता है। अब रॉक क्लाइंबिंग तो हमारे जवान करते नहीं, लेकिन किया इन्होंने, ये चढ़ते रहे और जब ये चढ़ते रहे उन्होंने ऊपर से शुरू कर दिया। बिल्कुल, आप पर मैं वापस आती हूँ सर, जानने के लिए कि किस तरह की वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां रही होंगी। दुर्गम इलाका था जहां पर इस जंग पर आपको फतह हासिल करनी थी। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल भी हमारे साथ हैं। कर्नल कौल, आपसे समझना चाहूंगी, जिसका जिक्र अभी लेफ्टिनेंट जनरल हूण कर ही रहे हैं, कि कारगिल के जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उस पर जाना, वो भी बिना किसी तैयारी के लिए, क्योंकि उस वक्त शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये कितना बड़ा इंट्रूजन है, किस तरीके से जो आपकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट है वो पाकिस्तान कैप्चर कर चुका है। शायद उस वक्त तक सरकार हो, आर्मी हो, वो यही समझ रही थी कि एक छोटा मोटा इन्फिल्ट्रेशन होगा और फिर यहाँ से उनको खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि स्थिति कितनी भयावह है। कर्नल कौल। तेजस्विनी, ऐसा है कि ये टोटल इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ था वो 120 किलोमीटर के फ्रंट पे हुआ था और पहाड़ में 101 किलोमीटर ही बहुत होता है, तो 120 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। और शुरू में ये सिर्फ द्रास में नज़र आए थे। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और दर्शकों को हिस्टोरिकली वापस ले जाना चाहता हूँ कि ये कोई कारगिल की लड़ाई जो हम आज देख रहे हैं और जिसकी हम याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं 1999 में, ये तो शुरू हुई थी 1947 में और ये 1947 से चली आ रही है। ये ख़ास तौर से ये जो इलाका है ये बाल्टिस्तान और कारगिल का इलाका है जो कि हमने जहाँ तक हम जा सके थे 47 में वहाँ तक हमने कब्जा कर रखा है। इसके आगे हम गए नहीं और हमको जाने नहीं दिया। अगर 47 में हमको आदेश होते आगे जाने के लिए तो कारगिल होता ही नहीं।
तो ये कुछ नीतियों में, कुछ पहले की नीतियों में थी गड़बड़, बट फिर भी 1965 में और 1971 में इन्हीं पहाड़ियों पे बहुत लड़ाई हुई थी और यहाँ पे कई लोग हलाक हुए थे। तो 99 में जो हुआ है वो एक्चुअली, जैसे जनरल साहब ने बताया, हमको हमारी भी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया था कि जब विंटर में हम वापस आते हैं तो उस वक्त ये वहाँ से आके इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ कब्जा कर लेंगे। और ये चीज़ हुई है 98-99 में पहली बारी और मेरे ख्याल आखिरी बार। बिल्कुल। तो कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे कमियां रही होंगी जिन पर अगर हम आज अमल करें, जिनको आज हम खोजें और उस पर एनालिसिस करें तो जाहिर तौर पे अपने आप को हम और तैयार कर सकते हैं। रुक करते हैं फिलहाल हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि जंतर मंतर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, 16 साल बाद आज वहां पर किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या चाहते हैं वहां पे सेना के तमाम पूर्व अफसर, क्या मांग रखते हैं? देखिए, सवाल एक ही है और जिसका जवाब पूर्व सैनिक पिछले 4 दशकों से मांग रहे हैं कि सरकार आखिर कब 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड चली आ रही है उस पर डेट कब आखिर अनाउंस करेगी। और इस समय यहाँ भारी संख्या में पूर्व सैनिक जमा हुए हैं। इसके अलावा अन्ना हजारे जो खुद एक पूर्व सैनिक है वो यहाँ आने जा रहे हैं और उस अन्ना हजारे ने अपना समर्थन इसे दिया था। वो इसके लिए अनशन का भी ऐलान कर चुके हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन यदि सरकार नहीं देती है तो अन्ना हजारे अनशन पर भी बैठेंगे। हमारे साथ इस समय यहाँ पर महिला पूर्व सैनिक हैं, महिला अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जयश्री बख्शी। उन्हीं से पूछते हैं, मैम आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूर्व सैनिकों को सड़क पे उतरना पड़ा और आज जब कारगिल दिवस है, 16वां कारगिल विजय दिवस है, तो आप लोगों ने रन फॉर 1 रैंक 1 पेंशन किया है? देखिए, गवर्नमेंट ने हमको 40 साल से ये चीज प्रॉमिस की थी। ये बात नेहरू ने प्रॉमिस किया था, उसके बार बार हमको गवर्नमेंट प्रॉमिस करती गई। 2 बार पार्लियामेंट में भी पास हो गया और अब लास्ट रेवाड़ी में मोदी जी ने भी इलेक्शन के समय बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं आपको दूंगा, एज सून एज मेरे को इलेक्शन जीतता हूं तो मैं आपको दूंगा। वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया अभी तक और कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं पूरा किया। अब आप ये सोचिए, एक वीर नारी जिसका हस्बैंड सरहद पे मरा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? वाकई में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ फिटनेस ग्रुप भी यहाँ है, क्योंकि ये कॉज ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जिसके लिए जो लोग पूर्व सैनिक नहीं हैं वो भी यहाँ जमा हुए हैं। चेतन, आप एक रनर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो मुद्दा है, किस कारण से आप लोग आज सुबह उठ के दौड़ने के लिए चले आए यहाँ पर? देखिए, जो हमारे सैनिक हैं हमारे, उनको इस चीज़ की मांग नहीं करनी है, वो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। और मैम ने बताया कि 40 साल से ये लोग कर रहे हैं, मुझे आज सुबह पता लगा इस बारे में। तो हमें दिस इज़ द मिनिमम हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। हम बाहर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि एवरीवन, हम सबको पता है कि कितना कुछ करते हैं वो लोग। और अगर आज वो लोगों को रोड पे आके मांगना पड़ रहा है अपना हक, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। सचमुच। तो ये जो मैसेज है, ये दरअसल समाज के हर वर्ग पे जा रहा है कि यदि सरकार अपना पूर्व सैनिकों को किया हुआ, फौज से किया हुआ जो वादा है, अगर वो नहीं निभाती है तो वाकई में ये चिंता का सबब है। जाहिर तौर पे और ऐसी कई चिंताएं हैं, चाहे वो शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन की बात हो, वॉर मेमोरियल की बात हो, सैनिकों के हक की बात हो और 1 रैंक 1 पेंशन जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा। उम्मीद यही है कि हमारे देश के इस बड़े हिस्से की तरफ ध्यान जरूर जाए। लेफ्टिनेंट जनरल PN हुण आप हमारे साथ जुड़े, रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर और प्रणय आपसे भी आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।